Ladakh Price Monitoring and Resource Unit, in collaboration with the Drug Regulatory Department, focus on medicine price and drug abuse. To begin with, each one of us is aware the issue regarding drug abuse in Ladakh, which is said to be increasing day in and out, which is a major concern among the youth. ये स्कीम जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स के अंदर आता है, और इसके अंडर एक अथॉरिटी है NPPA बोल के, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अथॉरिटी क्या है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये अथॉरिटी जो है, इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। तो इस अथॉरिटी का काम क्या है? जितने भी मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस हमारे हिंदुस्तान में बनते हैं, उसके रेट को ये मॉनिटर करते हैं, प्राइस को फिक्स करते हैं और रेगुलेट करते हैं। तो अब ये अथॉरिटी जो है, ये कैसे करती है काम अपना? तो ये जो है अथॉरिटी है, ये हम लोग फील्ड लेवल में काम इसका इस तरह से करते हैं। एक ऑर्डर पास किया है गवर्नमेंट ने, DPCO 2013 बोल के, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। इस ऑर्डर के तहत हम लोग जितने भी दवाइयाँ, मेडिसिन है, मेडिकल डिवाइसेस है, मेडिसिन में भी जितने भी अब ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के तहत हम लोग कैसे करते हैं काम कि गवर्नमेंट ने एक यूनिट इस्टेब्लिश किया है हर स्टेट में वायलेशंस हम लोग डिटेक्ट करते हैं। वो दवाई जो है, एक स्ट्रिप जो है 10 रुपीज़ में बेचा जा रहा है आजकल के डेट में। अब ये चीज़ कैसे करेंगे? ये चीज़ करने के लिए हमारे पास एक ऐप लॉन्च किया है NPPA की तरफ से। आप लोगों को तो मतलब थोड़ा सा एलिब्रेट किया हो कि होता क्या है, कि लद्दाख प्राइस मॉनिटरिंग क्या है, यूनिट कैसे एस्टेब्लिश हुआ, और जो हमारे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है वो कैसे काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग देना चाहूँगा कि जो हमारे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स में कैसे काम करते हैं। तो NPPA जैसे कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, हमारे इसमें एक होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर करके, वो गवर्नमेंट ने 2013 का भी फॉलो हो रहा है। तो पहले ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हमारे 1950 इसमें आया था। उस टाइम पे मटीरियल के हिसाब से प्राइस को फिक्स करता था। अभी उसके बाद रेगुलेट होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको अमेंडमेंट करते करते ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 वाले फॉलो करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक 3 कैटेगरी रखा, शेड्यूल फॉर्मुलेशन, नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन। उससे पहले कि अभी तक हमारे जो NPPA ने कैसे प्राइसेस को फिक्स करते हैं और कैसे इसमें प्राइस का वायलेशन होता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक मेडिसिन दिखाई दे रहा होगा, एजिथ्रोमाइसिन। इसका 3 टाइप्स है और अलग अलग कंपनियों ने मैन्युफैक्चर किया है। अब इनका MRP देखिए, एक का है 71 रुपीज, ये एबॉट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और दूसरा है एजोफिल, इसका भी 71 है। और आप सेम ईयर में ये इस कंपनी का देखिए कि आप इसको 80 रुपीज टोटल, इसको 71 रुपीज होना चाहिए था, बट प्राइस वायलेशन कितना है? 9 रुपीज का वायलेशन होता है। अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा कि इसको गवर्नमेंट कैसे एक सिस्टम सेलिंग प्राइस का फिक्स करते हैं, और आगे आपको और भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक थायमिन हाइड्रोक्लोराइड करके एक मेडिसिन है। तो इस पे कैसे काम करते हैं? सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से 3.76, स्ट्रिप में 10 टैबलेट होता है ना रे, एक टैबलेट को किया है 3.76। इस पे अगर 10 किया 37.60। हमारा अभी GST 12% वाला पुराने जो स्लैब के हिसाब से चल रहा है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, वो बहुत सारे लाखों बैच में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो भी पेशेंट होता है इससे इतना ज़्यादा वायलेशन होता है। तो इस चीज़ को हम रोकने के लिए हमारे PMRU को सेटअप किया है, और इन पे हम काम करते हैं और गवर्नमेंट को वायलेशन सबमिट करते हैं।
23 में इसको 99 पे 10% हाइक करना था, बट इसने किया हुआ 117। अगर इसमें 99% करेंगे, 99 पे हम 10% फॉर्मुलेशन करेक्ट ब्रांड में आप मेडिसिन का ब्रांड डाल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर पैरासीटामोल डोलो 650 या पैरासिट ऐसा करके होता है, और फॉर्मुलेशन में आप सीधा पैरासीटामोल 500 mg 200 mg ऐसा आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है डोलो 650 सर्च किया है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिखाया के नाम से, फिर ब्रांड जो एमआरपी स्ट्रिक्ट पे लिखा होगा और जो एक्ट दिखा रहा होगा उस पे आप कंपैरिजन करना है। अगर सेम नहीं होगा तो आप नीचे राइस कंप्लेंट में जाके आप नीचे कंप्लेंट कर सकते हो, नहीं तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि इस स्पेसिफिक मेडिसिन में प्राइस का वायलेशन है, तो इस पे आप कार्रवाई करे होके ऑनलाइन आप कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो, नहीं तो आप nppa.gov.com पे जाके आप वहाँ पे भी आप कंप्लेंट राइज कर सकते हो। और इसके अलावा हमारा एक और है फार्मा जान समाधान करके एक और वेबसाइट है, उस पे अगर आप किसी को मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो रहा है, जैसे कि आजकल बहुत सारे जैसे कि कैंसर का अभी जितना भी जो मैंने कुछ बताया, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी मैडम की स्पीच के बाद। इसके बाद मैं हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर मैडम नसरीन को बुलाना चाहूँगा ड्रग एब्यूज के बाद। होता है ये यहाँ से जाता है, हर स्टेट से जाता है, ये हर स्टेट में ये PMRU सेटअप किया गया है, वो ड्रग कंट्रोल के नीचे अंडर कंट्रोल में ही आता है। तो यहाँ से जो भी डिटेक्ट होता है वो आगे जाके सेंटर में मैन्युफैक्चरर से सारा पैसा रिएम्बर्स होता है जो पब्लिक से हमसे, और वो फिर आगे ये पैसा यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ समझोगे कि पैसा फिर क्या होता है, फिर मैन्युफैक्चरर से ये रिएम्बर्स होता है जो भी इसमें मैन्युफैक्चरर जिसने वायलेशन किया होता है, वो एक पार्ट हो गया। तो हमारा जो ड्रग डिपार्टमेंट का थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। हमारा ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 विंग्स है, एक ड्रग विंग एंड फूड विंग। तो ड्रग विंग में हम लोग ड्रग्स के दवाई को हम देखते हैं। तो दवाई में जैसे हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारा मेन काम होता है ड्रग्स के दवाई का चेक करना, उसके सैंपल्स बेचना, और उसके सैंपल्स टेस्ट होके आते हैं, वो सैंपल ठीक स्टैंडर्ड होता है तो ठीक है, आगे रिपोर्ट चला जाता है। और जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड होता है तो उसमें हम लोग फिर उसमें एक हम लोगों का केस चलता है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है अप टू मैन्युफैक्चरर, फॉर वो क्रिमिनल केस में जाता है। और लेकर के दोनों में ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट जहाँ पे स्टोर्स है और यहाँ पे प्राइवेट जो दुकानें हैं वहाँ से भी बहुत सारे केसेस हैं जो नॉट अ स्टैंडर्ड क्वालिटी आता है। और जो नॉट अ स्टैंडर्ड क्वालिटी आता है तो वो ऐसा नहीं है कि आ गया तो ये हो गया काम ख़त्म, उसके बाद वो सीज़ होता है। जो बैच अगर जिस बैच की दवाई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड निकलती है NSQ, तो वो सीज़ होती है, सीज़ होके वो मार्केट में और ना स्टोर पे आपको मिलेगा, वो सीज़ हो जाता है। उसके बाद उसका फिर आगे जो भी होना है वो आगे हम सीज़ करते हैं, उसका वो पब्लिक के पास नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग इसी IC एक्टिविटीज़ का फ़ायदा लेके हम क्या करते हैं, हम थोड़ा ड्रग अब्यूज़ का भी थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि हमारे ड्रग डिपार्टमेंट को ड्रग अब्यूज़ के प्रोग्राम करने के लिए पैसा नहीं आता है अलग से, तो हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। थोड़ा आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ड्रग, जैसे हम ड्रग बोलते हैं तो ड्रग का कोई बता सकता है कि ड्रग क्या होता है ना? ड्रग क्या होता है? ड्रग लगता है आपको कि एकदम नशे की चीज़ है, हाँ? नहीं है ना? वो उसका थेरेपेटिक वैल्यू होता है ना, वो काम करता है जहाँ काम करना होता है, काम करते हैं ना। ड्रग वो चीज़ है जिसका जो एक मॉलिक्यूल है जिसका काम होता है थेरेपेटिक, जो भी जहाँ भी काम करना हो, या एंटीबायोटिक हो, जो भी है वो काम करता है। जब हम थेरेपेटिक जब उसका थेरेपेटिक काम होता है उससे अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो मिसयूज़ या एडिक्ट में चला जाता है। ऐसे केमिस्ट के अगर मैं दवाई के हिसाब से आपको एडिक्शन का बताऊं तो बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं उसका मिसयूज़ होता है दुकानों से। तो उससे क्या होता है कि ऐसी दवाइयाँ लोग ले लेते हैं, बाद में पता नहीं चलता है कोई आजकल हर चीज़ ले रहे हैं लोग,
तो ये ख्याल रखना चाहिए कि मैंने आज ले लिया, इससे आराम होता है, फिर बार बार ले लिया, जब उसका रेजिस्टेंट हो गया तो उससे थोड़ा हाई डोज का ले लिया। तो इसी से बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी चीज़ से आहिस्ते आहिस्ते आप लोगों का नशे का, जैसे कोई आराम मिल रहा है तो दवाई लेते लेते जाएंगे तो उसका थोड़ा रेजिस्टेंट बढ़ गया, फिर उसके बाद आपको और उसके हाई डोज की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसा अभी तो है नहीं कि केमिस्ट पे तो रेगुलेट होता है। आप लोगों को इस चीज़ का मैं बताते जाऊँ कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स और शेड्यूल H1 का रेगुलेट होता है दुकानों पे, तो वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको दवाई बिल्कुल नहीं मिलेगा वो, ठीक है। वो तो कभी घर में कोई हो या कहीं से आप मिसयूज़, अगर आप लोगों के दोस्त में या कोई फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव में ऐसा कोई मिसयूज़ कर रहा है तो आप लोग अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को बताइए कहीं कुछ कर रहे हैं ना। तो वो ऐसा नहीं है, छुपाने की चीज़ नहीं है। बुरा भी लगे तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, कोई ऐसी बुरी चीज़ में पड़ रहा है ना। तो ऐसे छुपाना नहीं चाहिए कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है तो मैंने इसको छुपा के रखा, कहीं सालों बाद आप पढ़ लिख के कुछ बन गए, बेचारा आपका दोस्त वहीं पड़ा रहा हुआ है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ आपके रिलेटिव्स या उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए कि आपका कोई फ्रेंड किसी चीज़ में या कोई डिप्रेशन में है, कोई ऐसे आजकल लोगों बच्चों को बहुत बहाने होते हैं ये चीज़ करने के लिए, है ना। बहुत बहाने ढूंढते हैं, मुझे टेंशन हो गया तो मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ, एक से क्या हो जाएगा, है ना। मुझे टेंशन हो गया, ये हो गया, कोई फैशन के लिए पी लेता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप लोग अवॉइड कीजिए। आप लोगों को पढ़ने का टाइम है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, घर का काम भी करना चाहिए। घर का काम भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अभी आप लोग जापान में देखिए, बच्चों को पहले सफाई कराते हैं वहाँ, ये सब स्किल्स है, स्किल्स। तो ऐसी चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है आप लोग स्किल्स सीखिए, है ना। अपने आप को स्किलफुल बनाइए। खाना बनाना भी स्किल है, झाड़ू मारना भी स्किल है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी आपका स्किल है। ये सारी चीज़ें स्किल है, बुरी चीज़ नहीं है ना। तो अपने आप को स्किलफुल बनाइए। कुछ भी खेती बाड़ी करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ में आप लोगों को आगे जाना चाहिए। बाकी इन चीज़ों में अगर कोई पढ़ रहा है तो आप लोग डिपार्टमेंट को या इन्फॉर्म कीजिए या पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी खोला है वहाँ ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चे भी अब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका है, तो हमें बहुत अनफॉर्चुनेट लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा एक ज़रिया है जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को आगाह कर सकते हैं कि ड्रग एब्यूज़ का क्या क्या लीथल कंसिक्वेंस हो सकता है। ख़ासकर जो टीन एजर्स बच्चों में ड्रग एडिक्शन के केस होते हैं, क्यों होता है, कहने मतलब ये है कि टीन एजर्स जो बच्चे होते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है। ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में होते हैं। अच्छी चीज़ों में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ों में अच्छा कर करके बहुत आगे जा सकते हैं, बुरे चीज़ में भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस चीज़ में, इस एज में बच्चे को इस एनर्जी को डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप यहाँ पे टीचिंग स्टाफ्स भी है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को थोड़ा उनका जो स्किल्स देख के उनको थोड़ा बहुत डायरेक्शन, उनको थोड़ा बहुत गाइड करना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि अगर ये लोग भटक जाएंगे तो फिर एक क्रिमिनल बनने से कोई नहीं रोक सकते। क्योंकि नशा एक ऐसा चीज़ होता है ना जो आपके दिमाग को एक किस्म का हाईजैक कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल इस तरह से दे रहा हूँ कि नशे से क्या होता है। देखो, कुदरत ने हर चीज़ में एक बैलेंस बनाया है कि नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारा अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये बाढ़ आ रहा है, बेवकत बारिश आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुदरत के निज़ाम के साथ हमने छेड़छाड़ किया है। ड्रग्स आपके दिमाग को कंट्रोल करते ना, फिर आपका बॉडी पे आपको बस नहीं रहता है। फिर लास्ट में क्या होगा, जो क्रिमिनल्स जो बनते हैं ना, बड़े बड़े क्राइम होता है, अनबिलीवेबल क्राइम पे भी ना, जैसे कि किसी इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया था या सीमेंट तंग से ड्रामे में बंद, बस में इस लेवल का क्राइम कौन करेगा? जब उनका दिमाग काम करना बंद करेगा, वो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे करगिल में इस तरह का हालात हो, और मैं चाहता हूँ कि हमारा करगिल हेल्दी बने, क्योंकि आप लोग ही हमारा फ्यूचर है, आप लोग ही हमारे फ्यूचर को संभालना है, आप ही हमारे मुस्तकबिल है। मैं चाहता हूँ आप लोग हेल्दी ज़िंदगी जिए, अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनका उसको पूरा करें। आप में जो भी कैलिबर है, जो भी इंटेलिजेंसी है, जो भी आपकी मस्किल है, उस चीज़ को कोशिश करें पहचानने की। टीचर्स भी इन चीज़ों में ये मदद करना चाहिए इसको, स्टूडेंट्स को, इनके स्किल्स को पहचानने की। क्योंकि हर किसी बंदे में हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, उसको जानने को, उसको निखारने की कोशिश करना चाहिए ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाए।
और बच्चे को हमेशा अपने से ही कंपटीशन करने की कोशिश करें, ना कि दूसरे से, क्योंकि उसका अपना एक ही दुनिया होता है, एक अपना ही कैलिबर होता है, अपना एक इंटेलिजेंसी होता है, उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ, इस एज में बच्चे में एनर्जी होते हो, उस एनर्जी को डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर गलत डायरेक्शन मिला तो गलत तरीके से जाएगा, और आखिरकार लास्ट में कंसिक्वेंस यही होता है कि इस चीज़ का, इस नशे का बुरा असरात हम पे भी पड़ेगा। नशे से क्राइम बढ़ते हैं, क्राइम से हम भी उस क्राइम के विक्टिम बन सकते हैं, याद रखना। तो ये सोचना, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ कि मेरे ऊपर आगे जाके नशे की वजह से कुछ ना आंच आ जाए, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों के ऊपर इस नशे की वजह से कुछ आंच ना आ जाए। Key speaker and Sir Mumtaz Ahmad, Assistant Controller, Drug Kargil, as a special guest speaker, and Mr. Ngawang Setan, Project Coordinator, as a technical speaker, and field investigator, Nazia Kausar, and all the team members of Drug Controller Department, Ladakh Price Monitoring and Resource Unit. And I think, they have almost, in a detailed presentation, they have given on like drug and different types of drugs, and on like violation of prices, and like this wonderful app that we can use, at least we can be aware, or we can educate others related to the drugs. I think, drugs is something, we go to the chemist only like, in a situation where we are ready to pay for, like we never care for like price and all. So at least if we find the drugs, like we pay. So somehow even this is also like new for me, like there are a lot of new things that I've learned. So I think, and apart from drugs, so they have also, raised the issues on like drug abuse and all. So, and thank you for your wonderful, advices for our student on like drug abuse and all. And my dear colleague, I think this is really helpful for everyone. Sumera, thanks some word of thanks like as a Good evening. best price money Good evening. for everything. Namaste.